सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पंडित का लाइव मॉक टेस्ट 21। और जैसे कि आपने टेलीग्राम पे देखा भी होगा, उनके पे उन्होंने लिख भी रखा था कि जो नया पैटर्न आ रहा है अभी, जो उनके हिसाब से जो रिव्यूज़ हैं उसके हिसाब से उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस करे हैं पेपर में। तो देखते हैं एक बार क्या क्या चेंजेस हैं, किस तरीके का आ रहा है, और थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे कि आपको अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड या अलग तरीके का क्वेश्चन दिखता है तो उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, बाकी एक सेपरेट वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ जिसमें डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके लिए आपको क्या लास्ट टाइम पे पढ़ने की जरूरत है और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। सबसे पहले तो ध्यान रखें, आपने जो मेहनत करी है अब तक, कोई मेहनत खराब नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है कि भाई अब तक हमने तो फालतू में पढ़ रहे थे। पढ़ाई करिए, मतलब आपने कुछ सीखा है, और अगर जिसने सीखा है वो पेपर में अपने आप चीज़ें संभाल ले जाएगा, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल जिस रास्ते पे आप चल के आए उस रास्ते पे भरोसा करते हुए, अपनी मेहनत पे भरोसा करते हुए आगे के एग्जाम्स के लिए जो CGL, CHSL या जो बाकी के एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए बढ़िया से तैयारी करते रहें। एकदम से पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम्स या कोई और चीज़ खराब होने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, सिर्फ आपकी दिक्कत नहीं है। तो पैनिक नहीं करना है इस टाइम पे। जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनके साथ में सबको सपोर्ट कीजिए, हम भी सपोर्ट में हैं। और पूरे तरीके से सारे टीचर्स, मैं खुद भी पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। हम लोग डिस्कशंस जारी है कि क्या कर सकते हैं जिससे SSC का ये जो खराब सिस्टम है इसमें सुधार लाई जा सके। बाकी आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे जितना टाइम मिलता है, देखो जब लगे कि आपको किसी कॉज को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, आपके भविष्य की बात है, तो उसके सपोर्ट में पूरे तरीके से खड़े रहना चाहिए। लेकिन जो बाकी का टाइम है उस टाइम को वेस्ट नहीं करना, आपको उस टाइम में पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई और लड़ाई सब कुछ एक साथ में चलते रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ जाइए भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द कॉन्फ्रेंस विल बी अटेंडेड बाय रिनाउंड एक्सपर्ट्स इंक्लूड की नोट स्पीचेस। द एक्चुअली में ऐसे, द कॉन्फ्रेंस विच विल बी अटेंडेड बाय रिनाउंड एक्सपर्ट्स इंक्लूड की नोट स्पीचेस। जैसे ही सेंटेंस की शुरुआत देखेंगे, सो द कॉन्फ्रेंस आपका क्या है, आप कहोगे सर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस हो गया। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट बना। इसके बाद में आपका विच रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ये है, तो इसके लिए विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है। विल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आ जाएगी बी, और बी के बाद में आ गई थर्ड फॉर्म। बी के बाद थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं, जब कोई स्ट्रक्चर पैसिव होता है। कॉन्फ्रेंस किसी चीज को अटेंड करेगी या कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया जाएगा, आप कहोगे सर अटेंड किया जाएगा, इसका मतलब है कि पैसिव स्ट्रक्चर एकदम सही है। अब तक क्या मैं ऐसा लगा कि विल सही है गलत है, आप कहोगे अब तक कोई बात ही नहीं हुई है कि ये बात प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है, पास्ट की है, तो मान के चलेंगे कि सही है विल यहाँ पे। ठीक है, किसके द्वारा अटेंड की जाएगी, तो अटेंड करने वाले क्यों, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है, तो बाई आ गया। बाई के बाद में आ गया रिनाउंड एक्सपर्ट्स, ऐसे एक्सपर्ट्स जो जाने पहचाने। क्या एक्सपर्ट्स के आगे किसी आर्टिकल की जरूरत है, तो आप कहोगे कि एक्सपर्ट्स अपने आप में प्लूरल नाउन है, इसके लिए एडजेक्टिव आ रखा है रिनाउंड, जनरल सेंस है, बहुत सारे जाने माने एक्सपर्ट्स, कोई डेफिनेट तो है नहीं कि ये वाले, तो इसका मतलब है विदाउट आर्टिकल आपका सही है। ठीक है, आगे आ जाता है आपका इंक्लूड। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि देखो ये जो विल था ये हेल्पिंग वर्ब था, विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन था जो कि सब्जेक्ट का रोल कर रहा था। अब यहाँ पे हम ये तो कह ही सकते हैं कि एक तो ये सब्जेक्ट था, एक ये सब्जेक्ट था, इसके लिए तो वर्ब हमें मिल गई, इसके लिए वर्ब नहीं मिली थी, तो इसके लिए वर्ब कौन सी हो जाएगी, ये इंक्लूड हो जाएगी। अब जैसे देखा कॉन्फ्रेंस कैसा सब्जेक्ट है, आप कहोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए प्लूरल, आप कहोगे सर सिंगुलर वर्ब आएगी, इसीलिए इंक्लूड की जगह पे इंक्लूड्स हो जाएगा। और किसको इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, की नोट स्पीचेस, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस इसमें शामिल रहेंगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आप कहोगे कि सर क्या यहाँ पे हम विल इंक्लूड नहीं कर सकते, देखो जनरली दो बार सेल विल का प्रयोग नहीं करते। अगर हमने एक बार विल लगा के ऑलरेडी ये दर्शा दिया है कि हम फ्यूचर में, तो वहां पे प्रेजेंट की वर्ब लगा दीजिए, उससे फ्यूचर का काम चल जाता है, इसलिए इंक्लूड्स आपका एकदम करेक्ट है। तो कौन से पार्ट में एरर है, तो सी पार्ट में एरर है आपका, ये करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट। अगेन वही क्वेश्चन है, तो कीप हैंगिंग देयर। देखो कीप यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत की गई है V1 से। अच्छा, जैसे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर आप अब तक रेगुलर रहे, मेरे साथ में टच में रहे हैं, ठीक है, मतलब पढ़ना, आपने सारे मॉक टेस्ट के डिस्कशन देखे हैं, इवन प्रो मॉक्स में भी मैंने सारे डिस्कस कराए हैं, तो मैं एक चीज़ हमेशा रखता हूँ कंटिन्यू कि एक एक सेंटेंस को ब्रेक करना, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, आपको ये फायदा आपके एग्जाम में मिलने वाला है अब की बार। बाकी बार ऐसा होता था कि एग्जाम बहुत लो लेवल का आया करता था, लेकिन जैसे कि फेज 12 मतलब फेज 13 में देखा गया है
कि पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहा है। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस दिए गए। जैसे अगर आपने रीडिंग बूस्टर पढ़ा होगा ना, तो रीडिंग बूस्टर में समटाइम्स मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ कि पूरा पैसेज डिस्कस किया, उसमें से एक लाइन हमने बीच में से ले ली और उस लाइन में पूछ लिया कि बताइए कि ये एडवर्ब है या क्या है, ये फ्रेज पूरा एडवर्बियल था या क्या चीज़ थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने पूछे और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी देखोगे आप, मैं प्रॉपर आपको समझाता हूँ कि V1 है, ये इसके आगे ऑब्जेक्ट है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है। और ये चीज़ें आपकी पेपर में पूछी जा रही हैं अब की बार, जितने इनपुट्स मुझे मिले। मैं तो खुद जाके पेपर नहीं देके आया हूँ, लेकिन जो बच्चों ने बताया वो उन्होंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी जो अब तक सेशंस आपने मेरे अटेंड करे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है मैं हर एक चीज़ को इस तरीके से चलता हूँ, ठीक है। सो कीप आपका क्या इंपैरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर आपका स्टार्टिंग हो रहा है। कीप क्या करते रहना मेरे भाई, कीप हैंगिंग, ठीक है। आपको वहाँ पे हैंग करते रहना है। हैंगिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं पे ना, कीप हैंगिंग का मतलब होता है कि कहीं पे अड़े रहना, मतलब वहां से हटना नहीं, वहां पे लगे रहना बेसिकली। देयर यानी कि वहां। लेस्ट, लेस्ट आपका कंजंक्शन है। अब लेस्ट के साथ में आपको पता होना चाहिए कि आगे या तो शुड प्लस V1 आता है या अकेला V1 आता है। यू आपका सब्जेक्ट है, शुड आ गया, शुड के साथ नॉट लगा रखा है जो कि गलत है। कभी भी लेस्ट के साथ में नॉट का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना होता है, ठीक है। फॉल डाउन एंड गेट इंजर्ड, तो कहा गया है कि सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, शुड के बाद में V1 आ गई, डाउन आपका एडवर्ब के तरीके से आ गया, फिर गेट आ गया, गेट के बाद में एडजेक्टिव इंजर्ड आ गया, ठीक है। कि कहा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो इसका मतलब है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट का प्रयोग यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। आई हैव वॉच्ड दिस हॉरर मूवी 5 days ago, जैसे आप इस सेंटेंस को देखोगे, आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, वॉच्ड आपकी मेन वर्ब है, दिस हॉरर मूवी, मैं यह हॉरर मूवी देख चुका हूँ। यहाँ तक सेंटेंस को देखोगे कोई गलती आपको नहीं लगेगी, ठीक है। सो दिस हॉरर मूवी कितने बार, मतलब कब देखा है, तो 5 days ago, जैसे ही आपने देखा ना, एगो आ गया। एगो यानी कि ये अपने आप में एक पास्ट का टाइम है। अगर पास्ट का टाइम दे रखा हो तो ऐसे केस में कभी भी हम प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट होती है कि हम पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज करें। तो हैव को हटा देंगे, हमें V2 पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की जरूरत होगी। सो आई वॉच्ड दिस मूवी 5 days ago नाउ। अब यहाँ पर कॉमा होना चाहिए वैसे कायदे से। आई सब्जेक्ट है, वांट टू, मैं चाहता हूँ, बेसिकली वांट वर्ब है, क्या चाहता हूँ, तो 2 + V1 इन्फिनिटिव उसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट यानी कि इस वॉच वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अगेन यानी कि फिर से आपका एडवर्ब है, ठीक है। सो अब मैं इसको फिर से देखना चाहता हूँ, कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। तो 3 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के अब की बार दिए, जनरली 2 आते थे इनके मॉक में, बट अब की बार 3 है, ठीक है, कोई नहीं। थोड़ा सा वोकैब का वेटेज कम हुआ है, जितने इनपुट्स अब तक मिले उनके हिसाब से वोकैब का वेटेज। देखो मैं ना आपको एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ, ऐसा क्यों हुआ होगा, मतलब इतना मुश्किल नहीं है इसको समझ पाना। जैसे अब तक क्या होता था कि पेपर जो बनते थे, जैसे TCS का खुद का क्वेश्चन बैंक था और TCS खुद से ही पेपर डिजाइन करता था, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा था। उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से क्वेश्चंस जो है वो फिल्टर होके आते थे, उन्होंने कुछ फिल्टर्स वहाँ पे लगा रखे थे। अब की बार उन्होंने क्या किया कि AI को भी इंटीग्रेट करा। देखो कोई सॉफ्टवेयर क्वेश्चंस को सेलेक्ट करे और कोई AI क्वेश्चंस को सेलेक्ट करे, इन दोनों में एक चीज का डिफरेंस है। पहले सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर में आपको ना मैनुअली इनपुट्स देने पड़ते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए 25 क्वेश्चंस आपको लेने हैं इंग्लिश के, तो आपको इनपुट देना पड़ेगा कि आपको सिनोनिम्स के कितने चाहिए, आपको एंटोनिम्स के कितने चाहिए, आपको वन वर्ड्स के कितने चाहिए। अब जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में भी ऐसे ही कैटेगराइजेशन होगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, ये सिनोनिम का क्वेश्चन है या एंटोनिम का क्वेश्चन है या किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो उसमें भी रहेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते थे, इसीलिए आप जनरली देखते थे। और जैसे मैथ्स में भी ऐसे ही होता था कि आपको स्टैटिस्टिक्स डालना है नहीं डालना है, या मतलब स्टैटिस्टिक्स तो खैर अलग पेपर होता था, प्रोबेबिलिटी वगैरह हो गया, प्रोबेबिलिटी आपका आएगा पेपर में नहीं आएगा, तो वो इनपुट्स दिए जाते थे, ठीक है। अब की बार जैसे इन्होंने AI को इंटीग्रेट कराया तो इन्होंने मे बी बस कुछ चीज़ें तो उसमें ऑब्वियस सी बातें इंक्लूड करी होंगी कि भाई आपको किस बेसिस पे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है। मेरे को आई स्टिल फील कि AI पेपर बना नहीं रहा है। क्वेश्चन बनाने का जो काम है, क्वेश्चन क्रिएशन का जो काम है, वो एक डिफरेंट पर्सन का है। जिस एक कंपनी ने जो ट्वीट करा था ना, जिस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वीडियोज भी बनाई थी, मतलब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई थी, बट उसमें जो ट्वीट उन्होंने कर रखा था कि हम AI को इंटीग्रेट कर रहे हैं। AI को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, आजकल आप देख रहे होगे इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स में भी आप देखोगे मोबाइल पे लिखा आता है कि इसमें ये AI इंटीग्रेट किया है हमने। इवन ईयरबड्स आजकल आ रहे हैं जिसमें AI इंटीग्रेट करा है। दैट डजंट मीन कि उसमें AI ने उसको मतलब क्रिएट करा है, ठीक है। AI को उसके जो बेसिक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डाल दिया गया। तो यहाँ पे भी वही वाली चीज़ है कि AI को जस्ट एक कमांड दी जा रही है कहीं ना कहीं
कि भाई जैसे मान लीजिए जो क्वेश्चन बैंक बना रखा है एसएससी के पेपर मतलब एग्जाम्स के लिए, मान लीजिए 50,000 क्वेश्चन हैं या 20,000 क्वेश्चन हैं, उन 20,000 में से मैनुअली ये डिसाइड करना है, जैसे मान लो इंग्लिश के एक बार को सपोज करते हैं कि 15,000 क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, उन 15,000 में से कौन सा पूछा जाएगा, तो वहाँ पे कमांड दे दी गई कि भैया हमें मान लीजिए 40 शिफ्ट तैयार करनी है एसएससी सीजीएल के लिए, सीजीएल यानी कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, हमें एमटीएस के लिए तैयार करनी है यानी कि 10th लेवल का एग्जाम है, हमें सीएचएसएल के लिए तैयार करनी है यानी कि 12th लेवल का एग्जाम है। अब इसमें जनरली क्या होगा, एआई जैसे सबसे पहले तो ये चीज़ कंसीडर करेगा कि 10th लेवल का है तो लेवल लो रहे, 12th लेवल का है तो लेवल मॉडरेट रहे, और ग्रेजुएशन लेवल का है तो लेवल टफ रहे, अगर सेम आपका क्वेश्चन बैंक है। अगर क्वेश्चन बैंक ही डिफरेंट होता तो बात अलग होती, फिर तो वो उसी में से सेलेक्ट करता, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन बैंक में से जो भी एआई कोई भी टूल ले लेना आप एआई का, अगर उससे आप 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का कुछ भी बनवाओगे तो सबसे पहले वो क्या कोशिश करेगा कि जो भी उसमें इजी डाटा होगा उसको इजी को वो 10th में डाल देगा, मॉडरेट लेवल को वो 12th में डाल देगा, और टफ लेवल को बेसिकली वो ग्रेजुएशन लेवल में डाल देगा। ऐसा ही होगा किसी भी एआई का। मैं तो काफ़ी एआई टूल्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके बाद में अगली चीज़ क्या रही होगी, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, जीएस है। अब जीएस में कौन क्वेश्चन मुश्किल है और कौन क्वेश्चन आसान है कोई नहीं जानता यार। कैसे कह सकते हो आप क्या मुश्किल है क्या आसान है यार। मुगल वंश के राजा का नाम जनरली जो हमारे इधर नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं इनको याद रह जाता है कि कौन शाहजहां था, कौन औरंगजेब था, कौन अकबर था, कौन था, ठीक है। लेकिन वहीं पे हम साउथ जो हमारा है साउथ इंडिया के जो राजा हैं उनके नाम याद रखने में लोगों की थोड़ी सी हालत खराब होती है। तो यहाँ के हिसाब से देखें तो ये मुश्किल है, और मुगल वाला जो थोड़ा सा आसान है। लेकिन क्या एआई इतना चीज़ें समझ पाएगा कि ये मुश्किल है या आसान है? नहीं। तो एआई के हिसाब से मुश्किल और आसान क्या रहेगा, एआई को लगेगा जिस क्वेश्चन के अंदर लंबी लैंग्वेज है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है तो उसका लेवल ज़्यादा है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस, चाहे रीजनिंग की बात कर लो, रीजनिंग में भी क्या होगा, ब्लड रिलेशन का एक छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। एआई के लिए क्या मुश्किल था क्या आसान नहीं है। एआई सिर्फ क्या सोचेगा कि जो बहुत लेंथी है, ठीक है, वो लेंथी क्वेश्चन जो है वो ग्रेजुएशन लेवल में जाना चाहिए, और जो छोटा क्वेश्चन है बेसिकली शॉर्टर क्वेश्चंस जो है वो आपका 10th या 12th में जाना चाहिए। तो इसीलिए एक तो तैयारी कर लेना लेंथी क्वेश्चंस की, जैसे ये भी स्टेटमेंट है, ये बड़ा सा आपको दिख रहा है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेशक उसमें कॉन्सेप्ट बहुत आसान होगा, कॉन्सेप्ट इजी या डिफिकल्ट तो यार उस आदमी पे निर्भर करता है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको पता हो, कोई बहुत डिफिकल्ट जीएस का क्वेश्चन जो कि हो सकता है जीएस के आधे टीचर्स को ना पता हो, उसको वो आपको याद हो, आपने कहीं पे पढ़ रखा हो, और कोई हो सकता है बहुत इजी सा क्वेश्चन आपको याद ना हो। तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट इजी नहीं होता है जीएस में भी, इवन इंग्लिश में भी ऐसे ही है। इसीलिए आपने देखा कि जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हो रहा है उसमें वोकैब का वेटेज कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि वोकैब के क्वेश्चन जो होते हैं जनरली शॉर्टर क्वेश्चन होते हैं। छोटे क्वेश्चन होंगे तो वो ऑटोमेटिकली नहीं पिक करेगा, क्योंकि उनको वो 10th के लिए पिक करेगा। वॉइस नरेशन में लंबे लंबे सेंटेंसेज होते हैं बहुत सारे, इसीलिए आपने सबसे सुना होगा कि वॉइस नरेशन काफी आ रहे हैं। इवन पैसेज आ रहे हैं, पैसेज में भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक तो ये कारण जो मेरे को समझ आता है प्राइमा फेसी, जो मतलब मैं अभी जो देख के समझ पा रहा हूँ लोगों के रिव्यूज देख के, जो मुझे समझ आया है। बाकी कुछ क्वेश्चन शॉर्टर भी होते हैं जो कि एआई को डिफिकल्ट लगते हैं। समटाइम्स आप देखना डीप सीक हो गया या चैट जीपीटी हो गया या आपका ग्रॉक हो गया, आजकल वो ये भी दिखाता है कि कितने सेकंड के लिए सोचा था। समटाइम्स क्या है, आपको ऐसा क्वेश्चन उसके सामने रख दो जिसमें मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो, तो वो लगेगा ये सही है लेकिन इस लॉजिक से ये गलत हो रहा है, इस लॉजिक से ये गलत हो रहा है, तो वो 2-2 3-3 मिनट सोच जाता है। मैं तो ऐसे प्रयोग कर करके देखते रहता हूँ कि एआई किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा किस चीज़ को। 2 पार्ट में एरर डाल दिए, दोनों ही बड़े बड़े ब्लंडर डाल दिए, फिर एआई के सामने रख दिया। अब एआई समझ ही नहीं पा रहा है कि इस पार्ट को सही करने से ये अगला कैसे सही होगा और अगले को सही करने से पिछला कैसे सही होगा। एआई ने 4-4 5-5 मिनट लगा दिए सोचने में, फिर लास्ट में कह रहा है कि वैसे ये ज़्यादा बड़ा एरर है, इसको छोड़, सामने वाले में भी एरर हो। अब ऐसे क्वेश्चन को एआई क्या मान लेगा? मुश्किल मान लेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आपके आएंगे जो सामान्यतः है, जिनमें थोड़ी बहुत डाटा आपको लगेगा मिसमैच है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर एआई क्वेश्चंस को फिल्टर करना है, अगर एआई खुद ही क्रिएट करता तो क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट एआई क्वेश्चंस को फिल्टर कर रहा है, दैट मीन्स गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, एआई में एक चीज़ और है जो अभी हमने देखा ना कि क्वेश्चंस रिपीट बहुत हो रहे हैं, ये होंगे ही होंगे। कुछ क्वेश्चंस में एआई अटक जाता है और वो उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते जाता है, थोड़ा टाइम अच्छा काम करता है, उसके बाद में रिपीटेशन बहुत आ जाती है। तो
देखो गॉड नोज आगे क्या होने वाला है। एक बार ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। मैंने आपको ये चीजें सिर्फ इसीलिए बताई हैं क्योंकि आप लोगों को भी एक आइडिया रहना चाहिए कि पेपर किस तरीके का आ सकता है। तो अगले 10-12 दिन जितना हो सकता है लेंथी जो क्वेश्चंस है ना, जिनमें लेंथ ज्यादा है, चाहे वो मैथ्स के हैं, चाहे वो रीजनिंग के हैं, चाहे वो जीएस के हैं, थोड़ा सा इन पर फोकस कर लेना। नॉट दैट कि सिर्फ इन्हीं को पढ़ो। जो आप तैयारी कर रहे थे, जो आपके इनिशियली जो आपके प्लान्स थे, उन प्लान्स को आगे आपको एग्जीक्यूट करना है जिस तरीके से कर रहे थे वैसे ही। बट क्योंकि अभी हमारे सामने एक प्राइमा फेसाई जो चीजें दिख रही हैं, तो उस हिसाब से हमें जो अगर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पढ़ाई में, जो चेंजेस करने हैं, तो वो यही है कि कोशिश करो चाहे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, सब में जो बड़े बड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना। ठीक है, आगे देखेंगे। द सीनियर इंटीमेटेड, देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है इंटीमेट करना और एक होता है इंटीमिडेट करना। इंटीमेट करने का मतलब होता है किसी को कुछ जानकारी देना, ठीक है, किसी को कुछ बताना। तो और इंटीमिडेट करने का मतलब होता है डराना। तो यहाँ पे जानकारी देने का सेंस है द सीनियर इंटीमेटेड, उसने इंटीमेट किया किसको? द जूनियर, जूनियर को। क्या इंटीमेट किया था? दैट के इन ऑर्डर टू मीट, इन ऑर्डर टू बेसिकली पर्पस दिखाता है, ठीक है, पर्पस दिखा रहा है। अच्छा एक चीज देखना यहाँ पे, इंटीमेटेड आपका क्या है? पास्ट की बात है, V2 है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मीट, इन ऑर्डर टू मीट व्हाट? इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट्स, टारगेट्स को पूरा करने के लिए। मीट द टारगेट्स का मतलब होता है टू कंप्लीट द टारगेट्स, ठीक है, टू अचीव द टारगेट्स, टारगेट्स को अचीव करने के लिए। दे यानी कि जिसको भी रेफर किया जा रहा है। कैन अडेप्ट, अब देखो कैन के बाद में V1 है, लेकिन यहाँ पे कैन ही गलत हो जाएगा अपने आप में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन पास्ट, पास्ट की बात कर रहे हैं। इंटीमिडेटेड, सॉरी इंटीमेटेड आपका दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो वी कैन अडेप्ट, तो मॉडल के बाद में बेस फॉर्म है, क्या अडेप्ट कर सकते हैं? देयर स्ट्रेटजीज टू द इवॉल्विंग मार्केट कंडीशंस। तो जो अडेप्ट करने का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ढालना, किसी चीज को थोड़ा सा चेंज करना। तो उनकी जो स्ट्रेटजीज है उनको इवॉल्विंग मार्केट के हिसाब से, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से उनको बेसिकली चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही आप देखोगे ना मेरे भाई, यहाँ पे आपको लगेगा कि सर अगर कैन नहीं आ सकता है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन हमारे पास में है ऑट टू, दे ऑट टू। देखो ऑट टू ना बेसिकली एक मॉरल एडवाइस होती है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा मॉरल जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास में एक ऑप्शन है जो कि बड़ा टेम्पटिंग लगेगा आपको, दे मस्ट अडेप्ट। मस्ट अडेप्ट को देख के लगेगा कि यार ये तो एकदम फोर्सफुल एडवाइस है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इस वजह से भी लगेगा क्योंकि इंटीमेट दे रखा है, और इंटीमेट को कुछ बच्चे इंटीमिडेट समझ लेंगे कि इंटीमिडेट यानी डरा रहा है, धमका रहा है, डरा रहा धमका रहा है, तो मस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट दिस इज नॉट द केस, ठीक है। क्या ये डराना धमकाने का सेंस है? इंटीमेट करने का मतलब है जस्ट जानकारी देना, जानकारी देना, कोई सजेशन देना, कोई एडवाइस देना। तो ऐसे केस में मस्ट तो बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो इसको तो नहीं लगाना चाहिए। दूसरा एक लॉजिक और भी है मस्ट को एलिमिनेट करने का मेरे भाई। जब हम बात करते हैं ना मस्ट की, तो मस्ट बेसिकली दो सेंस देता है, ठीक है। एक तो ऑब्लिगेशन दिखाता है किसी चीज को करना, किसी चीज को करना, ऑब्लिगेशन जो बेसिकली मजबूरी होती है, ठीक है, ऑब्लिगेशन। और दूसरा दिखाता है अजम्पशन, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी किसी चीज की। ऑब्लिगेशन का मतलब है स्ट्रॉन्ग गैस कह सकते हैं आप कि पक्का ऐसा हुआ होगा, मतलब सॉरी ये तो अजम्पशन हो गया, पक्का ऐसा हुआ होगा। ऑब्लिगेशन कह सकते हैं आप बेसिकली कुछ करना जो उसकी मजबूरी हो जाए, ठीक है, कि ये तो करना ही पड़ेगा। अब दे मस्ट अडेप्ट अगर हम लिखेंगे, अच्छा एक चीज और समझना, ये जो मस्ट के दो सेंस हैं, अजम्पशन वाला जो सेंस है ये आपका सामान्यतः पास्ट में काम करता है, हालांकि प्रेजेंट में भी काम कर सकता है। सी मस्ट बी स्लीपिंग, पक्का वो सो रही होगी, सी मस्ट बी स्लीपिंग। अब ये नहीं कह रहा हूं कि उसको सोना पड़ेगा, कोई उसके लिए मजबूरी नहीं है ये। सी मस्ट बी स्लीपिंग दैट मीन्स कि पक्का वह सो रही होगी। अगर मैं कहूं कि ही मस्ट डू इट, इसका मतलब है ये ऑब्लिगेशन है कि भैया आपको करना ही पड़ेगा। ही मस्ट डू इट, उसको ये करना ही पड़ेगा, उसके लिए ऑब्लिगेशन है। अब की बार कोई एजम्पशन नहीं है मेरी। मान लीजिए मुझे लगा कि एक व्यक्ति परेशान दिख रहा है मेरे सामने, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन हिज मोबाइल फोन, यार इसलिए परेशान है कि पक्का अपना मोबाइल फोन भूल गया होगा। तो क्या लगता है ये ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है, या अजम्पशन है? आप कहोगे सर ये तो अजम्पशन है, तो दो सेंस देता है। अच्छा एक चीज समझना, पास्ट में कभी भी ये मतलब अजम्पशन तो पास्ट की भी हो सकती है और प्रेजेंट की भी हो सकती है, लेकिन ऑब्लिगेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में होता है। पास्ट ऑब्लिगेशन की अगर हम बात करेंगे ना, तो वो बेसिकली हेड टू से दिखाना होता है। तो हेड टू क्या दिखाता है? पास्ट ऑब्लिगेशन। भाई समझने की बात है, ठीक है। तो हेड टू क्या दिखाता है? पास्ट ऑब्लिगेशन।
अगर आप इसको अजम्पशन मान के चल रहे हैं तो अजम्पशन का मतलब है कि पक्का ऐसा हुआ होगा या पक्का ऐसा हो रहा होगा। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि पक्का ऐसा हो रहा है कि वो अडेप्ट कर रहे हैं? सीनियर ने जूनियर से कहा है कि भाई अगर हमें अपनी स्ट्रेटजीज को, मतलब अगर हमें जो टारगेट है उसको मीट कर रहे हैं ना, तो अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी, ये करना ही चाहिए। यानी कि देयर इज नो अजम्पशन। आप ऑब्लिगेशन जरूर कह सकते थे, लेकिन ऑब्लिगेशन भी उतना स्ट्रांग तो लग नहीं रहा है, क्योंकि इंटीमेट करने का मतलब ये नहीं होता है। इंटीमेट करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को आपने ऑब्लाइज कर दिया, नहीं। इंटीमेट करने का मतलब होता है कि किसी को आपने जानकारी दी है, ठीक है। तो मस्ट तो नहीं आ सकता, क्योंकि मस्ट तो पास्ट में पॉसिबल ही नहीं है। बात पास्ट की है, मस्ट पास्ट में पॉसिबल नहीं है, सो यू हैव टू रूल दैट आउट, ठीक है। आगे अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक है शुड अडेप्ट और एक है हैड टू अडेप्ट। अब हैड टू सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेशन दिखाता है कि ये करना पड़ेगा, मजबूरी है। बट क्या यहाँ पे मजबूरी जैसा कोई भी सेंस आ रहा है? नहीं। आपका शुड है जो कि न्यूट्रल एडवाइस वगैरह दे देता है, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो दे शुड अडेप्ट देयर स्ट्रेटजीज टू इवॉल्विंग मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से उनको अडेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मस्ट बहुत टेम्पटिंग ऑप्शन है, लेकिन दैट्स क्लियरली रॉन्ग। न सिर्फ सेंस के हिसाब से बल्कि मैं ग्रामर के हिसाब से भी, क्योंकि मस्ट को पास्ट में यूज नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, अगला जो आपका क्वेश्चन है, सम पीपल आर गुड एट गिविंग एडवाइसेस टू अदर। अब देखो एडवाइस कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ये तो वर्ब होता है ये वाला एडवाइस। एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर डैश डील विथ रशिया ओवर प्रोडक्शन ऑफ सैलरी एनर्जी। अ हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस किस में दिखाते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है। वैसे द प्राइम मिनिस्टर आता है, लेकिन क्योंकि न्यूज़पेपर की हेडलाइन है तो उसको शॉर्टन फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए आपका प्राइम मिनिस्टर के पहले द गायब है। तो प्राइम मिनिस्टर साइंस डील। डील के आगे भी जो आर्टिकल है ना वो इसीलिए गायब है। डील के आगे से आर्टिकल इसलिए गायब है क्योंकि न्यूज़पेपर हेडलाइन है, और न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आर्टिकल्स वगैरह को सामान्यतः ड्रॉप कर देते हैं टू मेक द सेंटेंस स्मॉलर, है ना। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम हो, इट इज़ अबाउट टाइम हो, इट इज़ एप टाइम हो, इन सब के साथ में आगे सब्जेक्ट आता है और V2 आता है। तो V2 देख लेंगे। अबाइड बाई, अबाइड बाई यानी कि फॉलो करना किसी चीज़ को। अबाइड बाई, कंप्लाई विथ, अधियर टू, ये सब आपके रहते हैं, है ना। आगे देखेंगे, फॉलो करने का सेंस होता है यू शुड नॉट मेक एनी डैश रिमार्क तो अगेंस्ट योर कलीग्स सिंस दे आर विथ यू थ्रू थिक एंड थिन। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, सलाह दी गई है। कॉर्डियल तो इसका मतलब है फ्रेंडली, जोवियल भी पॉजिटिव नेचर का वर्ड है। एक्सेंट्रिक रिमार्क नहीं होते, एक्सेंट्रिक तो लिविंग स्टाइल होती है किसी की। तो डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है किसी को बेसिकली नुकसान पहुंचाने वाले, या मतलब नुकसान उनकी छवि को पहुंचाने वाले। किसी के खिलाफ उल्टे सीधे रिमार्क हमें नहीं करने चाहिए। आगे देखेंगे तो ये देख लेना, डेरोगेटरी अपमानजनक, कॉर्डियल स्वार्थपूर्ण, एक्सेंट्रिक सनकी, स्ट्रेंज और अनकन्वेंशनल, है ना। जोवियल यानी हंसमुख, ये भी पॉजिटिव वर्ड होता है। आगे अब देखो ये भी बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, सो दे हैव ट्राइड कि कोशिश तो करी है एटलीस्ट कि थोड़ा सा बड़े सेंटेंसेस रखें जिससे कि अच्छा लगे बच्चों को भी। ये बड़े बड़े सेंटेंसेस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नो डाउट, है ना। तो वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फील्स दैट सोशल मीडिया हैज स्टेज्ड अ मोर डैश सोसाइटी। अब देखो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये फील करता है कि जो सोशल मीडिया है इसने एक मोर डैश सोसाइटी बनाई है, ठीक है। कैसी सोसाइटी स्टेज करी है, बनाई है, दिखाई है, आगे रिप्रेजेंट करा है। अब देखो ये कैसी सोसाइटी रही है ये हमें पता चलेगा कि आगे अदर्स क्या कंसीडर करते हैं। एक ये बात कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरे ये बात है, यानी कि दोनों आपस में कैसी बातें कर रहे होंगे, अपोजिट। अगर दोनों एक जैसी करते तो हम ये कहते हैं ना कि सब ये कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि दो अलग अलग वर्ग के लोग हैं तो दो अलग अलग तरीके की वहां पे कंसिडरेशन होंगे, ठीक है। अदर्स कंसीडर करते हैं दैट इट हैज फॉस्टर्ड, उन्होंने वो ये कंसीडर करते हैं कि इसने फॉस्टर किया है अ कल्चर ऑफ सुपरफिशियल कनेक्शन। सुपरफिशियल वर्ड आ गया यानी कि नेगेटिव सेंस है, यानी कि इससे पहले वाले लोग कुछ पॉजिटिव मानते होंगे। सुपरफिशियल कनेक्शंस का मतलब हो जाता है सतही तौर पे जो कनेक्शंस हैं, यानी कि गहरे कनेक्शंस नहीं है। इसने कनेक्शंस को सतही कर दिया है, यानी कि सुपरफिशियल। एंड डिक्रीज करा है, डिक्रीज को देख के भी समझ आ जाएगा कि ये नेगेटिव मान रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोगों ने माना होगा वो पॉजिटिव नेचर का कोई वर्ड रहा होगा, ठीक है। द लेवल ऑफ 1-to-1 इंटरेक्शन, तो सब चीजों को कम किया है। तो देखो इंडल्ज्ड तो वैसे नेगेटिव सेंस होता है इसका। फ्रेगमेंटेड का मतलब भी टुकड़े, नेगेटिव सेंस हो जाएगा। आइसोलेटेड का मतलब भी है कि अकेला, ये भी नेगेटिव है। कनेक्टेड आपका एकमात्र पॉजिटिव वर्ड है। इंडल्ज्ड का मतलब होता है कि जब आप अलाउ कर देते हो आपको खुद को मतलब प्लेजर वगैरह लेने के लिए, वैसे यहाँ पे ये
सेंस भी नहीं बनता है, वैसे भी नेगेटिव वर्ड है। आगे देखेंगे, वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड बाय देम। अब देखो पैसिव वॉइस है तो वॉज प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इन पास्ट कॉन्टिन्यूस हमें ढूंढना है इसमें से। ये तो आ रहा है, ये इज है, यहाँ पे वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म है, ये तो नहीं बना कॉन्टिन्यूस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स द करेक्ट आंसर। तो इजी क्वेश्चन है ये भी। एक बार सारे क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा करूँ कि कौन सा कैसे किस लेवल का था, जल्दी जल्दी। देखो एरर के जो क्वेश्चंस थे, पहले वाला इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ सकता था किसी को। लास्ट वाला क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी, क्योंकि वो इजी की कैटेगरी में आते हैं। एगो वाला भी क्वाइट इजी, क्योंकि वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। मस्ट वाला जो क्वेश्चन है दैट वाज टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो टफ था क्योंकि वहाँ पे मस्ट बात ज़्यादातर लोग मार्क कर देंगे। एडवाइस वाला ईजी। ठीक है, साइंस वाला जो था उसमें कुछ लोग कुछ गलती करेंगे नहीं, क्योंकि विल सेल के आगे सिंगुलर फॉर्म दे रखी थी, तो वो भी इजी कहेंगे हम उसको। हाई टाइम वाला क्वेश्चंस भी इजी में कैटेगरी में आएगा। डेरोगेटरी वाला भी ऑलमोस्ट इजी ही था। ये फ्रेगमेंटेड इंडल्ज्ड कनेक्टेड वाला जो था, ये आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, ये तो इजी होते हैं। वॉइस नरेशन आर ऑलवेज इजी। ठीक है, लगभग हमेशा इजी होते हैं। तो दे टोल्ड हिम दैट दे वर नॉट गोइंग टू शॉर्ट दैट प्रॉब्लम आउट। तो टोल्ड हिम को सेड टू हिम में बदल देंगे। वर नॉट को बेसिकली क्या किसमें, वर में तो नहीं रहने देंगे, तो ये तो वर है, ये वर है। आर नॉट गोइंग टू सॉर्ट दैट प्रॉब्लम है, दैट को दिस में किया गया होगा, तो ये आपका दिस वाला आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। आगे देखेंगे, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्ट स्पेलिंग पूछिए। सीलिंग में, सीलिंग होती है ना छत, इसमें सिंगल एल आती है, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एनिवर्सरी में डबल एन आती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जॉन में डी आता है, जे आता है, ओ आता है, यू आता है, आर एन आता है। ठीक है, सब सही लग रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। एडमेंट में ए डी ए एम ए एन टी आता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। तो ये भी मतलब स्पेलिंग क्वेश्चन तो मॉडरेट लेवल के रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। अर्ली क्रिश्चियन टीचिंग्स डिवाइडेड सिंस इनटू, सिंस यानी कि पाप। अच्छा, ये सिनोनिम पूछा है वेनियल का। वेनियल का मतलब होता है समथिंग, मतलब इनसिग्निफिकेंट, कोई तुच्छ किस्म की जो होती है। तो सिनोनिम में ह्यूज तो एंटोनिम बनेगा। इनटॉलरेबल का मतलब है जिस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते। आप तुच्छ चीजों को टॉलरेट नहीं करोगे, या बड़ी बड़ी चीजें ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, ज्यादा इंपैक्ट डालेंगी, तो उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। अनपार्डनेबल, जिसको माफ ना किया जा सके, तुच्छ चीजों को माफ कर सकते हैं, ये तो एंटोनिम की कैटेगरी में आएगा। सो पार्डनेबल इज द करेक्ट आंसर। वेनियल मींस पार्डनेबल। पार्डनेबल मतलब जिसको माफ किया जा सकता है, यानी कि जो छोटा है। क्योंकि अभी आप खुद से ये देखिए ना, अगर वेनियल सिन है, तुच्छ सा पाप है, इसका मतलब माफ कर दो, तुच्छ है, छोटा है। ठीक है, कुछ कैसे थे मॉर्टल, एकदम बड़े वाले, और कुछ आपके छोटे। आगे देखेंगे, तो बाकी वर्ड्स देख लेंगे एक बार। अगला है आपका फ्रेलिटी। व्हाट डू वी मीन बाय फ्रेलिटी? फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोरी। तो फ्रेलिटी का पूछा है एंटोनिम। तो स्ट्रेट तो सीधा होता है स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, ये सही हो जाएगा। एनिमिटी बेसिकली दुश्मनी होता है, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती होता है। ठीक है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो देख लेना एक बार ये सारे वर्ड्स, इसके सिनोनिम एंटोनिम, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अगला देखेंगे। तो कूल योर हील्स। कूल योर हील्स का मतलब है टू बी केप्ट वेटिंग। ठीक है, यानी कि जब आपको कोई वेट करवाता है तो यू कूल योर हील्स। ठीक है, सो रेडी टू वर्क नहीं होगा। स्लाइट सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। टू काम डाउन नहीं। टू बी केप्ट वेटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। वाटर के अलावा जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक है उनको क्या बोलते हैं? कॉकटेल बोलते हैं? नहीं मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि फिर तो मॉकटेल और कॉकटेल ये अलग अलग हो गए। एनी सॉफ्ट यानी कि मतलब अच्छा, सॉफ्ट सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक की बात है, एक्सेप्ट वाटर। तो फिर तो बेवरेजेस होने चाहिए ना, क्योंकि चाय कॉफी सब है। कॉकटेल मॉकटेल में मतलब कॉकटेल में चाय कॉफी वगैरह नहीं आ पाएंगी। लिकर में तो सिर्फ दारू आती है, बोनसाई भी नहीं बनेगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एकदम। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है दैट इज, दो इट सीम्ड बैड एट फर्स्ट मिसिंग दैट ट्रेन वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। कोई भी चीज जो हिडन बेनिफिट कह सकते हैं, हिडन फेवर कह सकते हैं। समथिंग बैड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज नहीं। समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड होता तो हो सकता था। समथिंग विच हर्ट्स नहीं। एन अनक्लियर सिचुएशन नहीं। आगे देखेंगे, अ पर्सन अबव 100 ईयर्स इन एज। जो 100 साल से ऊपर की एज का होता है उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो गैरिएट्रिक्स तो नहीं बोलेंगे, ये तो वृद्धावस्था से संबंधित होता है, तो जेरिएट्रिक्स तो नहीं होगा। इसके अलावा सेंटिनेरियन बेसिकली 100 साल का होता है। ठीक है, सेप्टुजेनेरियन, सेंटेनेरियन, ठीक है, ये सब। सेंटेनेलिया बेसिकली 100वीं एनिवर्सरी होती है, और सेलार बेसिकली जो होता है ना तहखाना टाइप, ठीक है, वो होता है। तो ये देख लेंगे एक बार सारे वर्ड्स। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है आर्टिफाइस। आर्टिफाइस का मतलब होता है चालाकी कह सकते हैं, झूठ कह सकते हैं,
छलावा कह सकते हैं। सो ब्लेमिश तो नहीं बनेगा, एंटोनिम पूछा है, ठीक है। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य बोध, ये भी नहीं बनेगा। बाल्मी भी नहीं बनेगा। ट्रूथफुलनेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रूथफुलनेस सिंपल है। आगे देखेंगे, शी हैज बीन ग्रांटेड कंडीशनल, कंडीशनल क्या, ये तो बेल तो गट्ठर वाला है, ये बैल घंटी है, ये बैल है, ठीक है। ये वाला बेल, BAIL, बेल मिल गई। बेल यानी कि जमानत, ठीक है, जमानत का सेंस था। सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे। एक बार क्लोज टेस्ट भी देख लेते हैं। सिंस इट्स फाउंडिंग द पैसिफिक इंस्टीट्यूट हैज बीन एट द forefront of research on the impacts of climate change on water resources and on strategies to dash those impacts। कहा गया है कि जब से इसकी खोज हुई है, सिंस इट्स फाउंडिंग, तो सिंस आपका प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है इट्स फाउंडिंग, उसकी खोज से लेके अब तक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। द पैसिफिक इंस्टीट्यूट, ये आपका वैसे खोज नहीं, एक्चुअली में एग्जैक्ट जो हिंदी वर्ड होगा ना दैट इज स्थापना। तो जब से इसकी स्थापना हुई है, फाइंड माने होता है खोजना और फाउंड माने होता है बेसिकली किसी चीज की स्थापना करना। तो जब से इसकी स्थापना हुई है तब से ये जो पैसिफिक इंस्टीट्यूट है, हैज बीन, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन आपकी मेन वर्ब है, कहाँ रहा है, एट द फोरफ्रंट ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च के मतलब एकदम सबसे आगे रहा है रिसर्च में, ठीक है। ऑन द इम्पैक्ट्स, किस चीज पे रिसर्च, इम्पैक्ट्स, किस चीज के इम्पैक्ट्स, क्लाइमेट चेंज के। और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट किस पे, ऑन वाटर रिसोर्सेज एंड ऑन, इसके अलावा तो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हैं वाटर रिसोर्सेज पे, और इसके अलावा स्ट्रेटजीज टू डैश दोज इम्पैक्ट्स, और उन इम्पैक्ट्स को किस तरीके से क्या किया जाए। मेरे भाई एक बात बताओ, क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट होता है उसको हमें बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, आपको कम करना चाहिए। तो ऐसा वर्ड हमें चाहिए जो कम करने के लिए हो। एम्पलीफाई बढ़ाता है, स्ट्रेंथन बढ़ाता है, रिड्यूस घटाता है, एशिमुलेट इकट्ठा करने का हो गया, तो ऑब्वियस ये होता है रिड्यूस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पैसिफिक इंस्टीट्यूट में हैज हेल्पिंग वर्ब, बीन मेन वर्ब है, एट प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द फोरफ्रंट, ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है रिसर्च, ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द इम्पैक्ट्स, और किस चीज के इम्पैक्ट्स, तो ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है क्लाइमेट चेंज, ऑन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है वाटर रिसोर्सेज, एंड कंजंक्शन है जिसका ऑब्जेक्ट है ऑन स्ट्रेटजीज। अच्छा ध्यान देंगे, ये वाला एंड जो है कौन से दो फ्रेज को जोड़ रहा है, इन दोनों को, या फिर एंड जोड़ रहा है इनको। आप कहोगे मेरे भाई ये रिसर्च कर रहे हैं किस चीज पे, एक तो इम्पैक्ट्स पे और दूसरा किस पे, स्ट्रेटजीज पे, यानी कि ये वाला ऑन और ये वाला ऑन दोनों एंड से जोड़े गए, ठीक है। और किस चीज की स्ट्रेटजीज के रिड्यूस करा जाए इन इम्पैक्ट्स को। द वाटर साइकिल, ये जो वाटर साइकिल है, एंड द क्लाइमेट साइकिल आर इंट्रिकेबली लिंक्ड। जो वाटर साइकिल है और क्लाइमेट साइकिल है ये बेसिकली मतलब इनएक्सट्रिकेबली, तो इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है, तो पूरे तरीके से लिंक्ड है ये। इंडीड, वास्तव में, ऑल ऑफ द मेजर इंटरनेशनल एंड नेशनल असेसमेंट्स, जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल और नेशनल असेसमेंट्स रहे हैं, हैव डैश दैट, उन्होंने क्या किया है, क्या उन्होंने अज्यूम करा है। बेटा देखो असेसमेंट में ना कुछ भी अज्यूम नहीं करा जाता है, वहां पे कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। एग्जामिन करा है, एग्जामिन्स मतलब हैव एग्जामिन्ड दैट, नहीं एग्जामिन नहीं, कंक्लूजन निकालेंगे। क्या कंक्लूजन निकाला होगा, फ्रेश वाटर सिस्टम्स आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। कहा गया कि जो फ्रेश वाटर के जो सिस्टम्स हैं, जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल यानी कि जिनको आसानी से हार्म पहुंचाया जा सकता है, वो चीज़ें हैं पूरे के पूरे सोसाइटी में, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा इनको बेसिकली नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम कह सकते हैं एग्जामिन भी नहीं बनेगा, रीडिफाइन भी नहीं बनेगा, बेसिकली क्या बनेगा, कंक्लूडेड। कंक्लूड करने का मतलब है किसी कंक्लूजन पर पहुंचना। तो ज़्यादातर जो असेसमेंट्स रहे उनका यही कंक्लूजन रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, सम डिग्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इज नाउ डैश, कुछ डिग्री तक तो क्लाइमेट चेंज अब क्या हो चुका है भाई, इसको तो हम रोक ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं ऐसा कोई वर्ड आना चाहिए। बाकी आगे देख लेते हैं। दस अडेप्टेशन मस्ट बी सेंट्रल एलिमेंट ऑफ पॉलिसी। अडेप्टेशन यानी कि हम मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो चेंज होना है, तो अब हमें अडेप्ट करना है, अपने आप को उसके हिसाब से ढालना है। तो बेसिकली क्या हो चुके हैं, वो एक्सेप्टेबल है। देखो इसी जो क्लाइमेट चेंज है ना, उसका एक्सेप्टेबल होना और उसका अनएक्सेप्टेबल होना ये मायने नहीं रखता है। एक्सेप्टेबल तो बिल्कुल नहीं है कुछ भी, लेकिन क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं। एक्सेप्टेबल ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। अनअवॉइडेबल कह सकते हैं कि इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। प्रिज्यूमेबल की प्रिज्यूम करके चलेंगे, नहीं अवॉइडेबल तो नहीं, अनअवॉइडेबल है वो, अब उसको टाला नहीं जा सकता है। तो अब हम कह सकते हैं कि कुछ डिग्री तक तो क्लाइमेट चेंज है, इट्स अनअवॉइडेबल। इसीलिए जो अडेप्टेशन है ये बेसिकली सेंट्रल एलिमेंट होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग का। अडेप्टेशन रेफर्स टू, अब अडेप्टेशन का मतलब क्या है,
इनिशिएटिव्स लाने चाहिए जो कि और मेजर्स लेने चाहिए टू रिड्यूस करा जाए द डैश ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन सिस्टम्स टू एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स। तो कहा गया है कि बेसिकली क्या, टू रिड्यूस द डैश, किस चीज को कम करना है। देखो हमें यहाँ पे इनिशिएटिव लेना है तो कुछ अच्छा इनिशिएटिव लेना होगा, तो और अच्छा काम करने में हम किसी चीज को कम कर रहे हैं तो कम किसी पॉजिटिव चीज को करेंगे या नेगेटिव। आप कहोगे सर कुछ नेगेटिव होगा उसको कम करेंगे। अवेलेबिलिटी तो पॉजिटिव चीज है, रिलायबिलिटी तो पॉजिटिव चीज है, कैपेबिलिटी तो पॉजिटिव चीज है, तो वल्नरेबिलिटी आपका नेगेटिव चीज है, इसको कम करना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा पैसेज है। वाटर मैनेजर्स एंड फार्मर्स अराउंड द वर्ल्ड ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड अ वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस टू अडेप्ट टू करंट क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड रिस्क। तो आगे दे रखा है, सारी की सारी चीजें देख लेने। अगला क्वेश्चन है आपका, रानी पद्मिनी वॉज, अच्छा पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है, देखो एक बार। सबसे पहले रानी पद्मिनी वॉज अ राजपूत क्वीन, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड इंडिया एंड रीच द गेट्स ऑफ चित्तौड़, ठीक है। बट द राजपूत अंडर रानी पद्मिनी फॉट लाइक टाइगर्स। अब देखो क्यू से शुरुआत तो ही नहीं सकती, अच्छा है भी नहीं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा एक चीज देखना, यहाँ पे खिलजी है, यहाँ पे खिलजी है, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी है, तो मतलब पी आपका पहले आना चाहिए जिसमें फुल नेम है, तो एस से शुरुआत नहीं पी से होगी। दो ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। अब दोनों में तो ये देखना है क्यू पहले आएगा या एस पहले आएगा। अब देखो सबसे पहले आपका पी आना है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेड किया था इंडिया को और रीच यानी कि पहुंच गया था चित्तौड़, द कैपिटल सिटी ऑफ द राजपूत्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक में दे रखा है, अच्छा आर तो सबसे लास्ट में, तो हमें क्यू में और एस में कंपैरिजन देखना है। खिलजी डिजायर टू कैप्चर चित्तौड़ एंड इट्स ब्यूटीफुल क्वीन रानी पद्मिनी। तो खिलजी की ये डिजायर थी कि बेसिकली वो कैप्चर कर लेगा। तो देखो यहाँ पे कहा है कि उसने इन्वेड किया इंडिया को और चित्तौड़ पहुंचा। फिर चित्तौड़ क्यों पहुंचा है, यहाँ पे इसका पर्पज बताया है एस वाले में। एस में कहा है कि खिलजी चाहता था कि बेसिकली कैप्चर करेगा चित्तौड़ को और जो रानी है उनको, लेकिन जो राजपूत थे रानी पद्मिनी के अंदर, उन्होंने बेसिकली बहुत अच्छे से फाइट करी। तो कह सकते हैं कि पी आएगा, फिर एस आएगा, फिर क्यू आएगा, लास्ट में आपका आर आ जाएगा। आर में क्या दे रखा है, खिलजी ने अटैक किया था अगेन फिर से, रस्ट इनटू द फोर्ट ओनली टू बी स्टन्ड, कि जाके स्टन हो गया। स्टन इसलिए हुआ था कि जो रानी थी और अदर वुमेन थी उन्होंने अपने आप को जिंदा जला लिया था, ठीक है। जो चित्तौड़गढ़ में था बेसिकली रानी पद्मिनी और वो, गया हूँ मैं भी, चित्तौड़गढ़ घूमा था, बढ़िया जगह है, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सो पी एस क्यू आर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यू और एस में आपको डाउट आ सकता है, ठीक है। अब इसमें क्यू और एस में देखो, अगर मान लीजिए मैं एस को पीछे कर देता हूँ तो क्या दिक्कत होगी। क्यू में कह रहा है कि बट द राजपूत अंडर रानी पद्मिनी फॉट लाइक टाइगर्स। अब फॉट लाइक टाइगर्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों लड़े, क्यों? क्योंकि खिलजी की ये डिजायर थी कि वो चित्तौड़ को कैप्चर करेगा और रानी को कैप्चर करेगा, इसीलिए वो इस तरीके से लड़े। फिर लास्ट में क्या रखा है कि खिलजी ने फिर से चित्तौड़ को बेसिकली अटैक किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, हो गए पूरे क्वेश्चंस भाई। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं भाई बढ़िया से और अच्छे से तैयारी आपकी करी जाए, बढ़िया से पढ़ाई करी जाए, तो आप हमारा ये बैच चेकआउट कर सकते हैं 699 के फी में। आरजी विक्रमजीत ऐप पे अवेलेबल है। वैसे कल विक्रम सर का बर्थडे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बर्थडे पे ऑफर भी होगा, तो जो बच्चे बैच लेना चाहते हैं तो बर्थडे पे ऑफर भी चल रहा होगा, तो कल और परसों अगले 2 से 3 दिन आपका ऑफर चलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइएगा ऑफर का भी। तो बड़ा ऑफर होगा काफ़ी, आप लोगों को बहुत फ़ायदा भी रहेगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है। बाकी अच्छे से तैयारी करें भाई, पढ़ते रहें, लगातार मेहनत करते रहें। बाकी रिवीजन के लिए आपके पास में वोकैब रिवीजन बुक होगी ही, छोटी वाली जो हमारी पुस्तक आई है, ठीक है, ये वाली वोकैब के लिए रिवीजन की बुक है, और ये आपकी इंग्लिश ग्रामर के रिवीजन की फॉर्मूला बुक, आप दोनों ही चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं ना, ये आपको अभ्यास्त्र में भी मिलेंगे। मेरे को पहले से आशंका थी कि ऐसा कर सकता है एसएससी कि ये बेसिकली बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस डाल दे, तो जो बच्चे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सोर्स है, अच्छा सोर्स है। जैसे इसमें जब आप मिसलेनियस के क्वेश्चंस जाके देखोगे ना, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें जो मिक्स्ड एक्सरसाइज हैं उसमें CGL 2017 के डाल रखे हैं। CGL 2017 का पूरा यहाँ पर कवरेज हमने दिया था, क्योंकि CGL 2017 में सबसे बढ़िया क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। वैसे आई विल ट्राई कि मैं इसकी एक कंप्लीट वीडियो भी बना दूं आप लोगों के लिए मिसलेनियस क्वेश्चंस की, जिससे कि आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस हमने रखे, तो हर तरीके के क्वेश्चन है। देखिए अगर आप देख पा रहे हो, देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ कुछ यहाँ पे बीच बीच में, तो ये सब क्वेश्चन आपको अभ्यास्त्र में मिल जाएंगे।
जो बड़े क्वेश्चंस की अगर बात आएगी तो, ठीक है। बाकी मेरे भाई पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। सारी किताबें आपकी अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहाँ से भी लेना चाहें आप। बाकी टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। जो 31 तारीख का प्लान है वो भी ऑन है, तो उसकी भी अपडेट्स आपको यहीं मिल जाएंगी सारी की सारी। बाकी जुड़े रहें चैनल से लगातार। खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।